Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. I am back again with very important session for all of you बेटा। जो वीडियो की आप लोग डिमांड कर रहे थे इतने दिन से कि सर ईएससी की कट ऑफ के बारे में बताइए, तो जैसा मैंने बोला था पूरा एनालिसिस करके कंपेयर करके पिछले 2 साल के पेपर से एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मैं आपको दूंगा कि मेरे अनुसार कट ऑफ क्या जानी चाहिए। हो सकता है बेटा वो एकदम सही ना हो, बट फिर भी इट विल बी बेटर देन व्हाट रफ एस्टिमेट विल बी। अगर मैं डायरेक्टली अपनी गट फीलिंग से एस्टिमेट दूंगा बेटा तब तो मैं कह दूंगा कि बहुत ही लो कट ऑफ चली जाएगी, बट प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली अपने को एग्जाम का लेवल भी देखना होता है, प्रैक्टिकली अपने को वैकेंसीज भी देखनी होती हैं, और साथ साथ ये भी देखना होता है कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो मैं जानता हूं बेटा इस बार ईएससी का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे आया। मैंने जीएस का एनालिसिस भी किया, जीएस भी कंपैरेटिवली कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा डिफिकल्ट था, ज्यादा एनालिटिकल था, रटा फटा वाला पार्ट थोड़ा सा कम था, तो लो स्कोरिंग तो पेपर जाएगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि कट ऑफ एकदम कोलैप्स कर जाएगी, एकदम ही लो आ जाएगी, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। मैं नहीं कहूंगा इम्पॉसिबल है बेटा, क्योंकि इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैं कितना भी दिमाग लगा लूं, कितना भी एनालिसिस लगा लूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों के पास, यूपीएससी के पास ही आप लोगों की आंसर शीट्स हैं, आप लोगों के एक्चुअल मार्क्स हैं, जिससे पता लग सकता है कि आपका कट ऑफ क्या जाना चाहिए। मेरे पास ये सारी कुछ भी चीजें नहीं है, मेरे पास सिर्फ क्या है, पेपर है। पेपर के आधार पे गेस कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, बट एक्चुअल डेटा तो ऑब्वियसली यूपीएससी के पास लाई करता है। इसीलिए बेटा अगर आप मेरे एनालिसिस से अग्री ना करते हो तो आप लोगों से पहले ही मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता हूं, माफी मांग लेता हूं कि आप लोग अग्री नहीं कर रहे हो। बट ये सिर्फ मेरा बेटा एनालिसिस है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। ऐसा ही नहीं है कि मैं यूपीएससी की साइड से बोल रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसीलिए डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर जानना है मेरा ओपिनियन तो ही इस वीडियो को आगे देखना। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बेटा जीएस के पेपर के बारे में कि जीएस का पेपर कैसा पूछा गया था, क्या उसके अंदर एनालिसिस है मेरा। तो अगर देखोगे 2024 और 25 में स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड आता था, यहां पे थोड़ा थिंकिंग वाला ज्यादा पेपर था जीएस का, और जजमेंट आपका मैटर करता है कि आप क्या सोचते हो। क्वेश्चन का लेंथ यहां था, लंबे थे लेकिन जाने पहचाने क्वेश्चन थे। यहां पे क्वेश्चन छोटे थे लेकिन भाई उनको सोचना पड़ेगा, गहराई थी सवाल के अंदर। रीडिंग एफर्ट मॉडरेट टू हाई, यहां रीड करने में समय बहुत लगा होगा बच्चे का, कई शॉर्ट क्वेश्चन को भी मल्टीपल टाइम रीड करना पड़ा होगा। यहां रटने से डायरेक्ट फायदा हुआ होगा, यहां रटे हुए बच्चों को काफी कुछ फायदा नहीं मिल पाया होगा। यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी थी, यहां बेटा थ्योरी में सिचुएशन बेस्ड था। एथिक्स के क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड थे, जहां बच्चे को सोचना होगा इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एप्टीट्यूड यहां फॉर्मूला बेस्ड आ रहा था, अब की बार इंटरप्रिटेशन बेस्ड आया, सोचने वाला एप्टीट्यूड पूछा गया। ऑप्शन पहले आप एलिमिनेट कर सकते थे कि बी तो होगा ही नहीं, सी तो होगा ही नहीं, इस बार ऑप्शंस काफी क्लोज थे। ठीक है, तो यार यहां पे आपका गेस करने का स्कोप मॉडरेट था, यहां तुक्का बहुत कम चला होगा, इसीलिए जीएस का पेपर भी 2026 में काफी इंप्रूव हुआ है 2024 और 25 के मुकाबले। अब जीएस के स्कोर पे इंपैक्ट क्या हुआ होगा, देखो अगर कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग रटने वाला है तो उसने पिछले साल अच्छा किया होगा, इस साल मार्क्स खोया होगा। एवरेज बच्चे का जीएस से टोटल बढ़ा होगा, इस बार जीएस आपकी मदद नहीं करेगा, टोटल बढ़ाने में एकदम मदद नहीं कर पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट को यहां पे मॉडरेट बेनिफिट हुआ होगा क्योंकि रटा हुआ बच्चा भी अच्छा कर रहा था। लेकिन यहां जिसके जीएस के एक्चुअली जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसने अच्छे से समझा है रटने की जगह, जो कि बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, क्योंकि टेक्निकल का सिलेबस इतना हैवी होता है कि जीएस पे काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर ऐसा कोई बच्चा होगा तो डेफिनेटली उसको एडवांटेज मिला होगा। अब जो बच्चे का जजमेंट अच्छा है, यहां पे एथिक्स में उसको फायदा हुआ होगा, और जो रटता है सोच करके आंसर नहीं करता उसको कोई फायदा खास मिला नहीं होगा। जो धीरे धीरे क्वेश्चन को रीड करने की आदत है बेटा, उन्होंने काम चला लिया होगा पिछले साल में, बट इस बार जो धीरे धीरे पढ़ते हैं भाई साहब वो ज्यादा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे, पढ़ने में ही बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चा काम है, माइंडसेट काम है और फटाफट रीड करता है, उसको इस साल काफी एडवांटेज मिला होगा। तो रीडिंग का एफर्ट बहुत ज्यादा था, और मैं मानता हूं बेटा अगर देखो जीएस के पेपर में बहुत दिमाग की खपाई हो जाए, उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट टेक्निकल पेपर पे भी जाता है। क्योंकि अगर जीएस में आपका माइंड बहुत टायर्ड है, आपकी आईज टायर्ड है, पेपर देख देख के रीड कर करके सैचुरेटेड फील कर रहे हो,
तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा या जो टेक्निकल पेपर होगा वहां पे आपके मार्क्स सफर कर जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखो यार, पहले 60-70 नंबर लाना आसान था। अब नंबर आपके जो टॉप बच्चों के हैं, टॉप बच्चों के 2-3 नंबर कम होंगे, टॉप बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट में 8 से 10 नंबर का फर्क आ सकता है। और जो बच्चे किनारे पे रहते हैं उसमें 10 से 12 नंबर का फर्क भी देखने मिल सकता है। यानी जीएस में एक एवरेज बच्चे के जो मार्क्स होंगे वो 10 नंबर के आसपास प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले गिरेंगे, जिस हिसाब से जीएस का पेपर बनाया गया था। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिकल के पेपर की बात करूं, इलेक्ट्रिकल पे देखो मैं अपनी राय अगर दूं, जब मैं पेपर आपको सॉल्व करा रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने क्या नोटिस किया, जो पहले 70 क्वेश्चन थे जिस भी बच्चे का वो पेपर था, वो 70 क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सोचने वाले थे, बहुत टाइम खाने वाले थे, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थे। लेकिन जो बाद के 75-80 क्वेश्चन थे उसमें बहुत सारे शॉर्ट न्यूमेरिकल थे। तो मुझे क्या लगता है, अगर बच्चा ऐसा सोच के गया ना कि 3 घंटे में पेपर करना और एक एक करके हर सवाल पे जाते जाना है, तो वो बेटा बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गया होगा, 2 घंटे जीएस में दिमाग खपा के आया होगा और फिर 1-1.5 घंटा इलेक्ट्रिकल ने पूरा खून पी लिया होगा। लेकिन जो बच्चा वहां पे स्मार्टली अटेम्प्ट किया हो, यानी कि वो बच्चा स्विच कर गया हो सवालों पे कि यार इसमें तो लग रहा है टाइम लगेगा, स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है, कुछ एक काम करता हूं न्यूमेरिकल बना लेता हूं। अब जैसे किसी बच्चे का अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छा है, न्यूमेरिकल में लेवल अच्छा है, तो सीधा स्विच करके न्यूमेरिकल्स पे जा सकता था, खोज खोज के न्यूमेरिकल को शूट कर सकता था। तो न्यूमेरिकल फिर भी डुएबल थे। लेकिन फिर परेशानी वही है कि कुछ न्यूमेरिकल ऐसे थे जो बिना कैलकुलेटर के बन नहीं सकते थे, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा टफ हो जाता है। अब वहां पे क्या होता है ना बेटा, कुछ चीजों का अप्रोक्सीमेशन मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको जब पेपर सॉल्व करके दिखाया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सवालों में, अगर 2√2/पाई मुझे पता है 0.9, तो वहां से मेरी जॉब थोड़ी आसान हो जाती है। या फिर पाई स्क्वायर को अपन 10 ले सकते हैं, कुछ इस तरह के कैलकुलेशंस में टाइम बचाया जा सकता है। बट अगर आपको पूरी तरह से आदत है ना छोटे से छोटा कैलकुलेटर से करने की कैलकुलेशन को, तो फिर बेटा आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी ईएससी के पेपर में, अगर आपको मेंटल मैथ की आदत नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप गेट दीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज दीजिए, एजेई दीजिए, मेंटल मैथ्स की आदत डालिए, कैलकुलेटर अवेलेबल हो चाहे ना हो। क्योंकि कैलकुलेटर अवेलेबल भी हुआ तो भी बेटा टाइम तो लगता है कैलकुलेशन में, लेकिन अगर हमें मेंटल मैथ की आदत है तो हम फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइम काफी बचा सकते हैं। अब मैं आपको अपना एनालिसिस बता देता हूं बेटा, 2024, 25, 26 का कंपैरिजन। यहां सिलेबस काफी बैलेंस था, ट्रेडिशनल फील था, लेकिन 2025 में कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ था, टफ पेपर बना था। और 2026 वाला जैसा मैंने बोला ना, दिमाग थकाने वाला है, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो कि बच्चे अपने सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, और स्टेटमेंट वाले सवाल काफी हैं। यहां क्वेश्चन रीडिंग काफी कंफर्टेबल थी, यहां क्वेश्चन लेंदी थे, लेकिन यहां पे बेटा डेंस था, और एक एक स्टेटमेंट में ना एक एक वर्ड पे ध्यान देना होगा। जैसे अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा, आपको लगता है 1 और 3 आना चाहिए, लेकिन 1 और 3 ऑप्शन ही नहीं है। फिर आप और घुस के पढ़ोगे, कहीं पे ओनली तो नहीं लगा दिया, कहीं पे इफ तो नहीं लगा दिया, इस तरह की छोटी छोटी चीजों को भी केयरफुली देखना पड़ेगा। डिफिकल्टी यहां पे कैलकुलेशन में थी, यहां कैलकुलेशन के साथ सवालों में ट्रैप भी थे, लेकिन यहां बेटा आपका इंटरप्रिटेशन और सवाल की गहराई बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो टाइम का प्रेशर यहां मॉडरेट रहा होगा, यहां हाई, लेकिन 2026 में टाइम का प्रेशर बहुत हाई है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करें ना बेटा, तो लेवल बढ़ रहा है पेपर का 2024 से लेके 26 तक। और 2025 में क्या हुआ, जब से रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ है तो पेपर का लेवल भी थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज किया गया। यहां तुक्का मारा, मॉडरेट, लो, और यहां तो भाई तुक्का मार ही नहीं सकते, ऑप्शन काफी करीब थे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत है। तो यहां पे अगर प्रैक्टिस आपने अच्छी की है, 2024 में आप अच्छा कर लेते, 2025 में अगर कोई भी एरिया आपका वीक है तो भाई वहां पे बहुत मार्क्स जाएंगे। और 2026 में अगर आप चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ के गए हैं तो भाई एक्सपोज हो जाओगे, एग्जाम के अंदर जाके तोते हिल जाने वाले हैं। तो 2026 तक देखोगे ना, तो पेपर का लेवल बेटा लगातार बढ़ रहा है। और अगर मैं आपको एक नॉर्मल ट्रेंड बताऊं, आज की डेट में जितने भी सरकारी पेपर हैं, चाहे वो एसएससी जेई है या आप कल को आरआरबी जेई होगा, मुझे एक ट्रेंड देखने मिल रहा है कि सब लोग अपने पेपर को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें ना कि लोअर स्टैंडर्ड में चले जाओ, लोअर स्टैंडर्ड माने 10th 11th 12th वाले बच्चों पे चले जाओ, वहां पेपर का लेवल निरंतर गिराया जा रहा है, बच्चों के लिए इजी किया जा रहा है कि बच्चों पे प्रेशर ना बने। और वहीं ये जो इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम्स हैं, इनका लेवल बढ़ा रहे हैं। गेट का तो कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, उसमें तो हम नहीं बोलेंगे कि बढ़ता जा रहा है लेवल,
लेकिन बाकी लोग ना कहीं बेटा किसी प्रकार से पेपर को टफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये एसएससी जेई और इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे पेपर टफ कैसे बना रहे हैं, कैलकुलेशन हैवी पेपर बना करके, और दूसरा स्टेटमेंट वाले सवालों में फंसा करके। ये दो स्ट्रैटेजीज का मेनली इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों को ट्रैप करने के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए। क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि कंसेप्चुअली टफ है, कंसेप्चुअली फॉर्मूला बेस्ड ही है, लेकिन क्योंकि बच्चे के पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसीलिए यहां पे बच्चा ट्रैप हो जाता है। अब स्टेटमेंट बेस्ड सवालों की बात करें तो 2024 में स्टेटमेंट बड़ी सिंपल थी और यहां पे थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, और 2026 में तो बेटा बहुत बारीक बारीक स्टेटमेंट थी, एक एक स्टेटमेंट में आपको घुसना पड़ता। अब यहाँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट मॉडरेट थी, यहाँ स्टेटमेंट वाले काफी ज्यादा सवाल मुझे देखने के लिए मिले, क्योंकि क्या हुआ ना, एसर्शन रीजन वाला आया ही नहीं सवाल। एसर्शन रीजन नहीं आया तो सारे सवाल स्टेटमेंट के हो गए। नेचर क्या था, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा थे, यहाँ मिक्स थे, यहाँ कंसेप्चुअल सवाल और कंडीशनल सवाल की अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसे सवाल ज्यादा थे। फिर वही बात है, एलिमिनेशन ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे, यहां एकदम नहीं कर सकते ऑप्शंस को एलिमिनेट, आप मल्टीपल ऑप्शन में कंफ्यूज होगे ही होगे। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो 2024 में न्यूमेरिकल हाई थे, 26 में न्यूमेरिकल थोड़े से कम हुए, लेकिन स्टेटमेंट वाले सवाल बढ़ गए। यहाँ हाई मैनेजेबल था कैलकुलेशन बाय हैंड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हैवी कैलकुलेशन था, यहाँ पे कैलकुलेशन उतना हैवी नहीं था लेकिन थका देने वाला जरूर था, ठीक है। मेंटल मैथ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे एवरेज, यहाँ हाई, और जैसा मैंने बोला इस साल मेंटल मैथ बहुत हाईली रिक्वायर्ड थी। अगर आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटर डिपेंडेंट हो तो आपको तकलीफ होगी। और आप कितना इजीली न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, वो यहाँ पे अच्छी चांसेस थे, यहाँ लिमिटेड चांसेस थे, और यहाँ बहुत क्रूशियल है, जैसे मैंने एक दो अप्रोक्सीमेशंस आपको बताए, अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आपका टाइम बच जाता है। और बिना कैलकुलेटर के बेटा 2026 वाले पेपर के न्यूमेरिकल्स को बनाना काफी मुश्किल था, तो यहाँ कैलकुलेटर की नीड बहुत हैवी थी। बट जो बच्चा थोड़ा माइंडसेट बना के गया होगा कि भाई क्या क्या अप्रोक्सीमेशंस किए जा सकते हैं आंसर पाने के लिए, उसके लिए थोड़ा बेटर रहा होगा, वरना बाकी लोगों को बहुत डिफिकल्टी फेस हुई होगी। तो अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे मटेरियल हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, तो यहाँ पे दोनों साल में काफी कम क्वेश्चंस थे इनसे, इस साल काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने मिले। यहाँ ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो चलेगा, यहाँ आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी डीप होने चाहिए। बीटेक वाले बच्चे के लिए सब्जेक्ट मैनेजेबल थे, यहाँ एक एवरेज बीटेक के लिए स्ट्रेसफुल है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कोचिंग का एडवांटेज 2024-25 में बहुत हाई रहा होगा, 2026 में कोचिंग वालों का पढ़ाया हुआ कंटेंट भी कहीं ना कहीं लिमिटेड रह गया होगा, क्योंकि यार देखो कोचिंग भी जो है ना सारे एस्पेक्ट कवर नहीं कर सकती। अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर कोई पूर्ण रूप से आपको पढ़ाने पे आ गया तो भाई उसी में 100-200 घंटा लग जाएगा, अब आप भी नहीं पढ़ना चाहोगे। तो कोचिंग कितना भी इस चीज को करने की कोशिश करे, ईएससी हमेशा फील्ड को ओपन रखता है। जैसे अब मशीन है, मशीन में कोई भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन डाल दो, अब टीचर क्लास के अंदर कितना कुछ कवर कर देगा, ज्यादा ज्यादा कवर करने की कोशिश करेगा, उतना कंटेंट ना तो आपके दिमाग में समा सकता, और ना ही आपके नोट्स में समा सकता, और ना ही उतना समय होता है कि सिलेबस को उस लेवल पे लेके जाया सके। तो यहाँ पे स्कोर का रिस्क कम था, यहाँ पे स्कोर आने का, लो स्कोर आने का रिस्क थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ये बेटा मेरा एनालिसिस है। अब आता हूं मैं कट ऑफ वाले पार्ट पे। देखो यार 2024 में कट ऑफ बहुत कम थी, क्योंकि वैकेंसी थी सिर्फ 29, यहाँ पे रेलवे एडेड नहीं था, तो डिमांड बहुत कम थी, तो कट ऑफ बहुत लो थी। 2025 में रेलवे ऐड हुआ, एस्पिरेंट बढ़े, वैकेंसी बढ़ी, तो कट ऑफ भी बढ़ी, माना पेपर टफ था 2024 से, लेकिन कट ऑफ बढ़ी। अब 2026 में क्या हुआ बेटा कि वैकेंसी हल्की सी गिर गई और लेवल भी बढ़ गया, तो कट ऑफ गिरेगी, लेकिन 2024 के भी नीचे चली जाए कम उम्मीद है, क्योंकि देखो 2025 में भी डिफिकल्टी 24 के मुकाबले बढ़ी थी, लेकिन ज्यादा एस्पिरेंट होने की वजह से ज्यादा कट ऑफ गई थी। इस बार एस्पिरेंट थोड़े गिरे होंगे क्योंकि वैकेंसी हल्की कम हुई है, फिर भी रेलवे के दीवाने तो बैठे ही होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम पेपर का लेवल बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि 200 के ऊपर अगर आप आ रहे हो तो एक सेफ स्कोर साबित हो सकता है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 185 190 के बीच अगर पा रहे हो, ठीक है। ओबीसी में मोर और लेस देखो कट ऑफ सेम ही रहती है जनरल और ओबीसी की, तो 200 ही रखेंगे। एससी के अंदर एससी वाले बच्चे अगर 180 पे आ रहे हैं तो ठीक है, एसटी वाले बच्चे अगर 150 के ऊपर पा रहे हैं तो ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं बेटा कि मेरा प्रिडिक्शन गलत हो सकता है, बिल्कुल,
मैंने कोशिश की है पेपर के लेवल को अच्छे से गहराई में एनालाइज करने की, वैकेंसीज को कंसीडर करने की, प्रीवियस ईयर के डेटा को रेफर करने की। अब ये सही निकले तो बहुत ही अच्छी बात है और गलत निकले तो क्षमा कर दीजिएगा बेटा, कुछ दिनों में वैसे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी वैसे भी हो जाने वाला है। बट क्योंकि आप लोग इतना प्रेशराइज कर रहे थे कि सर आप आईएन का गेट का वीडियो बनाए थे, तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी बनाइए, तो डेफिनेटली मैंने बनाया है, अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज बनाया है। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले। सेटिस्फैक्शन देखो दोनों तरह से हो सकता है, आप खुश भी हो सकते हो और नहीं भी। बट जो भी है बेटा, एक आइडिया अगर लग जाता है ना क्या फ्यूचर में हो सकता है, तो इंसान प्लानिंग अपनी कर सकता है कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना मैं सभी बच्चों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि भाई देखो, टेक्निकल एग्जाम्स का स्तर थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ध्यान से अपने टीचर्स को, ध्यान से अपनी स्ट्रैटेजी को चुने। क्योंकि क्या होता है, अगर एजेई वाले बच्चे भी जैसे बहुत हल्के लेवल पे पढ़ेंगे तो एग्जाम में जाके झटका लगने का चांस बहुत हाई है, और फिर बाद में क्या होता है कि यार साल वेस्ट हो जाता है। तो आप ये कभी मत सोचो कि सर मेरे को इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे ये सीखने की क्या जरूरत है। बेटा कौन सी सीखी हुई चीज कब काम आ जाएगी आपको नहीं पता। जितना सीख सकते हो ज्यादा से ज्यादा सीखने पे फोकस करो, क्योंकि सीखोगे तभी बढ़ोगे और तभी जीवन में कुछ करोगे। ठीक है, तो इस मैसेज के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। एक चीज और बता देता हूं बेटा, अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे 40% ऑफ चल रहा है, 28 फरवरी से प्राइजेस बढ़ रहे हैं। अगर आपको गेट एंड ईएससी का बैच ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी उस बैच के अंदर डिजिटल चल रहा है, सारे सब्जेक्ट आपके लाइव होंगे, और जो ईएससी का एक्स्ट्रा पोर्शन है जैसे मटेरियल, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सब रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। तो आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड ऑप्शन आपको मिलेगा। टेक्निकल आप हमारे साथ करोगे, और अगर हमारे साथ टेक्निकल करते हो तो सौरभ कुमार पांडे सर का प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, सॉरी, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा नॉन टेक के लिए। तो आप जीएस वहां से कर सकते हो। तो आपको दोनों तरफ का बेस्ट वर्जन मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मुझसे पढ़ने मिल रहा है, और जीएस आपको सौरभ कुमार पांडे सर से पढ़ने के लिए मिल रहा है, जिससे कि नॉन टेक और टेक दोनों अच्छे लेवल पे कर सकते हो। और कोई कसर मत रखना बेटा तैयारी में, जितना गहराई में जा पाओ जाओ, क्योंकि आज के टाइम में गहराई टेस्ट हो रही है, कैलकुलेशन टेस्ट हो रही है, मेंटल मैथ टेस्ट हो रही है, आपका मेंटल स्टेमिना टेस्ट हो रहा है कि आप कितना टिक सकते हो एग्जाम के प्रेशर में। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि कट ऑफ और थोड़ी लो चली जाए मेरे एनालिसिस से, ताकि जो बच्चे अभी बॉर्डर पे लाई कर रहे हैं, जिनकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, वो भी सिलेक्ट हो जाए। मेरी दुआएं बेटा यही रहेंगी भगवान से भी, और आप लोगों के लिए हमेशा ये प्रे करूंगा जितना लो हो सके हो जाए, ताकि आप लोग क्वालिफाई कर पाए अगले स्टेज के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।